ईरान से मिले सीजफायर प्रस्ताव पर ट्रंप भड़के हुए हैं और उन्होंने ईरान को धमकी दे दी है कि युद्ध में जो नहीं होना चाहिए था वही होगा। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को कचरा कहकर खारिज कर दिया। इधर ईरान ने ट्रंप के बयान के बाद 12 देशों से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान के कमांडर इब्राहिम रेजाई ने परमाणु हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने की चेतावनी दे डाली है, जिसके बाद अमेरिका ने परमाणु पनडुब्बी को खाड़ी में भेज दिया। Bringing in that piece of garbage they sent us. One of the weakest right now. It's on life support. ट्रंप जितने गुस्से में हैं, उतने ही क्रोध में उनके बयान को सुनने के बाद अमेरिका के वॉर कमांडर आ चुके हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा की कोर टीम ने ट्रंप के भड़काऊ बयान के जवाब में धमकी दी कि अमेरिका ईरान को एटम बम बनाने के लिए उकसा रहा है। ईरानी संसद की कमीशन के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने ऐलान किया कि अमेरिका इजराइल ने अगर अब हमले की गलती की तो ईरान को एटमी प्रोग्राम फुल फोर्स में शुरू करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ट्रंप को लाउड एंड क्लियर मैसेज, खामेनेई करेंगे 90% यूरेनियम संवर्धन। 90% संवर्धित यूरेनियम से बनता है एटम बम। अभी ईरान के पास 60% शुद्धता का यूरेनियम, मतलब केवल 30% का इजाफा, और फिर ईरान करने लगेगा एटमी धमाका। ट्रंप और नेतन्याहू के ताजा बयान से ईरान वॉर मोड में आ चुका है। नेतन्याहू ने 60 मिनट लंबे इंटरव्यू में ईरान पर होने वाले हमलों की टाइमलाइन साझा की। नेतन्याहू ने इंटरव्यू में बताया कि खाड़ी युद्ध कब तक नहीं रुकेगा। इजराइल की तरफ से ऐलान हुआ कि युद्ध रुकने की शर्त ईरान के एटमी प्रोग्राम की सफाई पर ही पूरी हो सकती है। नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह का खात्मा भी उनके लिए उतना ही अहम है जितना ईरान का एटम बम। Is it possible, Mr. Prime Minister, that the war with Iran could end, but the war with Hezbollah could continue? That these would be separate and divergent battlefields? They should be. What Iran would like to do is to say, no, you know, if we achieve a ceasefire here, we want a ceasefire there. They do, clearly. You know why? Because they want Hezbollah to stay there and continue to torture Lebanon, continue to hold its people hostage, and continue Will you accept that? No. इजराइल के हमले लेबनान में जारी हैं। इजराइल ने इराक फ्रंट एक्टिव कर रखा है, इसलिए अब ईरान ने भी सीज फायर की कोशिशों को साइड में रखकर युद्ध पर अपना पूरा जोर लगा दिया है। 37 दिनों में 2000 हमलों से ईरान ने जब 12 देशों को दहलाया, तब अमेरिका ने सीज फायर किया। अब फिर से ईरान ने दुश्मन को डबल ताकत यानी 4000 हमलों से तबाह कर डालने की तैयारी कर ली है। ईरान का वॉर प्लान इतना फुल प्रूफ है कि अब की बार युद्ध का फैसला एक हफ्ते में हो सकता है। ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबाफ ने रेवोल्यूशनरी हमलों का ट्रेलर जारी किया। कालीबाफ ने कहा कि सीज फायर टूटने के साथ आधा दर्जन खाड़ी देशों में कोहराम मचना फाइनल है। ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका को अब खाड़ी से खदेड़ने तक हमला होगा। इसके लिए ईरान ने हथियार गोदाम के सभी तहखाने खोल दिए। ईरान की फास्ट बोट एक्शन में है। ईरान ने हवाई हमलों से बचने का बंदोबस्त भी कर लिया है। ईरान को ट्रंप के अगले एक्शन की भनक लग चुकी है। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका से किसी तरह की कोई रियायत नहीं मांगी। ट्रंप के भेजे सीज फायर प्रस्ताव में ईरान ने अपने अधिकारों की बात कही, जिसे ट्रंप ने कचरा कहकर मुस्तफा खामेनेई को गुस्सा दिला दिया है। ما هیچ امتیازی مطالبه نکردیم. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده. ईरान को अब ट्रंप से समझौते की कोई उम्मीद नहीं है, यानी युद्ध के मैदान में तय होगा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर किसका कब्जा होगा। वॉर जोन में तय होगा कि ईरान के पास एटम बम रहेगा या नहीं। युद्ध से तय होगा खाड़ी में ट्रंप के सैन्य अड्डे रहेंगे या नहीं। युद्ध ही बताएगा इजराइल बचेगा या फिर ईरान। ट्रंप का सब्र जवाब दे चुका है। उन्होंने व्हाइट हाउस में हुई सिक्योरिटी मीटिंग में ईरान पर सबसे भयानक हमलों की प्लानिंग की है। हालांकि CIA के इनपुट ने ट्रंप टीम की टेंशन दोगुनी कर दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक ईरान ने अपने 70% हथियार को वापस युद्ध लायक बना लिया है।
सीज फायर का फायदा उठाकर ईरान ने रूस और चीन से जमकर हथियार खरीद की है। ईरान ने अपना रेडार सिस्टम को भी ठीक कर दिया है। ईरान ने अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे में जबरदस्त इजाफा किया। यही नहीं, ईरान ने रसद और ईंधन का भी स्टोरेज जमा कर लिया। ईरान लंबे युद्ध की तैयारी में है, क्योंकि जब तक युद्ध को लंबा खींचा जाएगा तब तक ईरान का पलड़ा भारी रहेगा। पहले राउंड में भी ईरान ने इसी रणनीति से ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया था। खासकर हॉर्मुज में सुपर पावर को पीटकर ईरान ने निर्णायक बढ़त बनाई। इसलिए ईरान ने अब हॉर्मुज पर कब्जे का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले ईरान हॉर्मुज को हेंगम आइलैंड के आसपास इलाके तक मानता था, मगर अब रेवोल्यूशनरी नेवी ने हॉर्मुज की हद में जस्क और सिरी के तटों को भी शामिल कर लिया। रणनीतिक लिहाज से अहम इन तटों पर ईरान ने निगरानी और हथियारों की तैनाती शुरू कर दी। हॉर्मुज में मजबूत नाकाबंदी के लिए डॉल्फिन नाम की 16 छोटी पनडुब्बियों को ईरान ने उतार दिया है। हॉर्मुज पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए ईरान खाड़ी के उन देशों को टारगेट पर ले चुका है जिन्होंने युद्ध में अमेरिका का साथ दिया। ईरान को पता लगा है कि संयुक्त अरब अमीरात ने तो उस पर गुप्त हमले तक किए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने चुपचाप ईरान के अंदर कई सैन्य हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 में ईरान के लावन द्वीप की ऑयल रिफाइनरी पर यूएई ने हमला किया था। बताया गया है कि ईरान की तरफ से यूएई के एयरपोर्ट, बंदरगाह और ऊर्जा ठिकानों पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों का बदला लेने के लिए यूएई ने अटैक किया था। यूएई ने ईरान पर जंगी जेट से मिसाइलों की बौछार की थी। ईरान ने अपने दुश्मनों की लिस्ट बना ली है। ईरान अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं। खासकर ट्रंप जब चीन में होंगे तब ईरान गेम चेंजर हमलों की शुरुआत कर सकता है। 13 से 15 मई की यह तारीख ट्रंप के होश उड़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि चीन में ईरान ने अपना गेम पहले से सेट कर लिया, जिससे ट्रंप को बीजिंग में भी झटका लगने के पूरे आसार बन गए हैं। The war in Iran is also on the agenda, with Washington urging China to use its influence over Tehran. But overall, analysts don't expect any major breakthroughs at the end of the summit. चीन ने युद्ध में खुलकर ईरान का साथ दिया। ईरान को चीन से हथियार मिले हैं, टेक्नोलॉजी मिली है। चाइनीज पावर से ईरान ने ट्रंप के जंगी बेड़ों को खदेड़ा है। उसी चीन से ट्रंप ईरान युद्ध से बचने का नुस्खा मांगने पहुंचे हैं। इसलिए अमेरिका के बैकफुट पर होने की अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन यही सबसे भयानक बात भी है, क्योंकि जब भी अमेरिका खुद को खतरे में पाता है तो सबसे घातक हथियारों से दुश्मन को दहलाता है। और पुतिन के युद्ध खत्म करने के दावे के बीच यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले का आरोप लगा दिया है। यूक्रेन ने मॉस्को की तरफ से 200 से अधिक ड्रोन हमले की बात कही है। जेलेंस्की का आरोप है कि विक्ट्री डे परेड से पहले और बाद में भी रूस ने हजारों बार सीज फायर का उल्लंघन किया। जंग का अंत या नई शुरुआत। कीव बॉर्डर पर कूच की तैयारी में 3 लाख रूसी सैनिक। 1 साल और जंग लड़ेंगे पुतिन। युद्ध की दुनिया की समझ रखने वाले इस तस्वीर को तेजी से वायरल कर रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है, और यह वही दावा है जो रूस यूक्रेन को और तेज भड़का सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि युद्ध से बढ़ते आर्थिक बोझ
और जनता के इंटरेस्ट को देखते हुए क्रेमलिन ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है। पुतिन ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड से आई तस्वीरों ने रूस के पूरे दावे को उल्टा कर दिया है। बैटल ग्राउंड पर ड्रोन और मिसाइलों की आवाज ने जंग को और विस्फोटक दौर में पहुंचा दिया है। तो क्या पुतिन ने ट्रंप को धोखा दिया या दोनों के बीच अपने अपने मोर्चे पर जंग लड़ने पर डील साइन हुई? रूस की विक्ट्री डे परेड से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में 72 घंटे के सीज फायर का दावा किया। इसे उन्होंने युद्ध खत्म करने की दिशा में पहला कदम बताया, लेकिन जंग ना मॉस्को में विक्ट्री डे परेड से पहले खत्म हुई, ना उसके बाद रुकी। यूक्रेन के आसमान में फिर ड्रोन गूंजने लगे, मिसाइलें दागी गईं, सीमा पर गोलाबारी बढ़ गई और यूक्रेन ने इसका बदला मॉस्को में ड्रोन अटैक से लिया। ट्रंप ने ईरान के साथ भी सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन यहां भी भीषण जंग की पूरी आशंका है। वजह है पुतिन और ट्रंप दोनों अपनी शर्तों पर सीज फायर चाहते हैं। ट्रंप ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम छीन लेना चाहते हैं और हॉर्मुज से तेहरान को बेदखल करना चाहते हैं। पुतिन का इरादा भी कुछ इसी तरह का है। वो यूक्रेन में डोनबास के पूरे एरिया पर कंट्रोल चाहते हैं। दावा है कि सीज फायर खत्म होने के बाद रूस ने यूक्रेन पर 200 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर दिया है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 190 से ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। ये हमले कीव, निप्रो, खेरसॉन और माइकोलीव इलाके में हुए। दावा है इन हमलों में बिजली ढांचों के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। पुतिन का इरादा कुछ नेतन्याहू के प्लान की तरह है। नेतन्याहू लेबनान में बफर जोन बनाना चाहते हैं और पुतिन डोनबास में, और दोनों के इस इरादे ने जंग की टाइमलाइन को लंबा कर दिया। एक तरफ पुतिन दावा कर रहे हैं कि युद्ध अंत की ओर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कीव ने आरोप लगाया कि रूस ने सीज फायर का सम्मान नहीं किया। तो मॉस्को ने जवाब दिया कि यूक्रेन ने हमला किया तो पलटवार हुआ। कि क्या ट्रंप का सीज फायर सिर्फ एक राजनीतिक शो था? क्या पुतिन ने दुनिया को शांति का सपना दिखाकर फिर युद्ध शुरू कर दिया? या फिर दोनों देश अब शांति नहीं, आखिरी निर्णायक लड़ाई चाहते हैं? На фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували, безумовно. Бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше. मई रूस के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उसके लिए शक्ति प्रदर्शन का दिन होता है। विक्ट्री डे जब मॉस्को दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाता है। लेकिन इस बार रेड स्क्वायर की चमक के पीछे युद्ध की थकान दिखी। पहली बार बिना भारी भरकम टैंक और मिसाइलों के मॉस्को में कार्यक्रम हुआ। वजह थी यूक्रेन के ड्रोन का डर। यूक्रेन कई बार साबित कर चुका है कि उसके ड्रोन की पहुंच मॉस्को तक है। इसी विक्ट्री डे परेड की खातिर पुतिन ने 72 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया। सीज फायर का मकसद था विक्ट्री डे के दौरान तनाव कम करना और बातचीत के लिए माहौल बनाना। इसी दौरान दोनों देशों ने कैदियों की अदला बदली भी की। कई सैनिक अपने घर लौटे और परिवारों ने राहत की सांस ली। दुनिया को लगा कि शायद 4 साल से चल रही जंग का अंत हो सकता है। लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और थी।
क्योंकि सीज फायर वाली डील कागजों पर थी और बॉर्डर पर गोलियां गूंज रही थी। Центр в зоне специальной военной операции достигает системы залпового огня «Торнадо-С». शहरों पर मिसाइलें बरस रही थी और ड्रोन अटैक हो रहे थे। ज़ेलेंस्की ने सीज फायर पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि रूस जंग में छुट्टी मनाए और हमारे लोग मारे जाएं। Ми будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. А завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні. ग्राउंड रियलिटी बेहद जटिल है। यूक्रेन के पलटवार ने रूस के मिशन को झटका दे दिया है। रूस ने पिछले महीने यूक्रेन के कुछ छोटे इलाकों में बढ़त हासिल की, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया कि मॉस्को ब्रिगेड की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है और इसके पीछे वजह है लंबा युद्ध और वॉरफेयर स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव। यूक्रेन को लगातार पश्चिमी हथियारों की मदद मिल रही है और यूक्रेन अपनी जंग को एआई बेस्ड ड्रोन वॉरफेयर में बदल रहा है। ड्रोन अब इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। जंग में अब टैंक कम दिख रहे हैं, लेकिन आसमान किलर मशीन से भर रहे हैं। लेकिन दोनों देशों की चुनौती अलग अलग है। रूस सैनिकों की कमी से जूझ रहा है और यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर भी भारी दबाव है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। Мне сказал об этом, сказал о своей встрече. Ну, как бы особого послания там и не было. Там просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. रूस यूक्रेन युद्ध को 1174 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब इस जंग में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि टाइम लाइन, क्योंकि मॉस्को से लेकर कीव तक दोनों तरफ तैयारी लंबी लड़ाई दिख रही है। रिपोर्ट में दावा है कि युद्ध में अब तक रूस को 3,52,000 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान हुआ है, जबकि यूक्रेन के 1,40,000 से ज्यादा सैनिक या तो घायल हुए हैं या मारे गए हैं। युद्ध की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन के 27% से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब उसका कंट्रोल सिर्फ 20% पर रह गया है। 2026 में यूक्रेन फिर से अपने इलाकों को वापस छीन रहा है, जिससे रूस की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर बातचीत पूरी तरह फेल हुई तो आने वाले महीनों में रूस बड़ा युद्ध शुरू कर सकता है और यूक्रेन मॉस्को के अंदर तक ड्रोन हमले तेज कर सकता है। ऐसे में ट्रंप का सीज फायर प्लान इतिहास में शांति की कोशिश के तौर पर याद होगा या एक फेल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट? इसका फैसला अब